बालाजी ज्योतिष संस्थान की ओर से आयोजित प्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाल बालाजी ज्योतिष ज्ञान महोत्सव में उपस्थित श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी, अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग, श्री प्रेम सुराना जी, श्री एस.सी. गणेशिया जी, श्री अंशु सुराना जी, जी.डी. वशिष्ठ जी, प्रोफेसर अनिल मित्रा जी, शेफाली गर्ग, रमेश भोजराज द्विवेदी जी, रमेश सेमवाल जी और भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉक्टर अनीश व्यास जी, आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यहाँ उपस्थित सभी ज्योतिष के जानकार, विज्ञ, ऐसे सम्मानित सभी ज्योतिषी बंधुगण, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं लिखित भाषण ही देता हूँ और प्रयास करता हूँ उस लिखित भाषण के अंतर्गत सारे विषय व्यवस्थित तौर पर समायोजित हो सके। और इसलिए मैं जब से राज्यपाल बना हूँ तब से ही मैंने ये प्रक्रिया अपनाई है, अन्यथा मैं वैसे ही बोला करता था और मुझे इससे बड़ा लाभ भी है। जब भाषण लिखता हूँ एक बार दोहराता हूँ, दो बार दोहराता हूँ, कभी कमी रहती है तो जिससे जानकारी प्राप्त करनी होती है, जानकारी प्राप्त करके उसको व्यवस्थित करता हूँ। तो आपके बीच में मैं लिखित भाषण ही पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यह सुखद है कि ज्योतिष, वास्तु, हमारी संस्कृति से जुड़े देश विदेश के विशेषज्ञ यहाँ एक छत के नीचे आज यहाँ एकत्रित हुए। मैं समझता हूँ भारतीय ज्योतिष और वास्तु विज्ञान से जुड़े अलौकिक ज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन महती विवर्ष लिए होगा। मेरी आप सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। ज्योतिष का ज्ञान वैदिक परंपराओं का हमारा मूल है। यह माना गया है कि इसके जरिए भूत, वर्तमान और भविष्य तक को देखा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र इसलिए हमारे यहाँ आरंभ से ही आर्ष ऋषि योगियों का विषय रहा है। गहराई में जाएंगे तो स्फुट एवं अस्फुट रूप में इसमें सब कुछ व्यक्त है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। ज्योतिष में गणना का सर्वाधिक महत्व है। इसके बगैर ज्योतिष की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद माने गए। यह है सिद्धांत, संहिता और होरा। ज्योतिष शास्त्र को इसी आधार पर त्रिस्कंद कहा जाता है। इन तीनों स्कंदों का हमारे यहाँ जो ज्ञाता होता था उसे संहिता पारक कहा जाता था। इसके अलावा भी ज्योतिष का हमारे यहाँ निरंतर विकास हुआ है। पिछले कुछ समय से इसमें केरली प्रश्न यानी प्रश्न कुंडली से ज्ञान और शकुन शास्त्र भी जुड़ गया है। मैं यह मानता हूँ कि ज्योतिष वह शास्त्र है जिससे प्रकाशमान ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थिति का कलन यानी ज्ञान किया जाता है। काल के समस्त अवयवों, पृथ्वी, आकाश एवं नक्षत्र मंडल के सौरादि ग्रहों की गतियों तथा उनसे होने वाले प्रभाव की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में जिस सूक्ष्म ढंग से मिलती है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। वैदिक वाङ्मय में ज्योतिष विज्ञान के मूल सिद्धांत समाहित है। इसलिए ज्योतिष को वेद के निर्बल नेत्र भी हमारे यहाँ कहा गया है। वेदार्थ सम्यक अवबोध के लिए हमारे यहाँ
जिस वेदांग शास्त्र का उद्भव हुआ उसमें ज्योतिष अंग का ही विशेष महत्व है। जैसे नेत्रहीन के लिए सब कुछ अंधकार है, वैसे ही ज्योतिष रूपी नेत्र के बिना वेद का सम्यक दर्शन भी संभव नहीं है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि हमारे यहाँ ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। दृष्टा माने जो देखना जानता है। देखने का आशय यहाँ यथार्थ में जो दिख रहा है वही नहीं है। देखने का अर्थ है जो भूत, देखने का अर्थ है जो भूत, वर्तमान और भविष्य की भी दृष्टि रखता है। वैदिक ऋषि ज्योतिषी गणनाओं से अंतःचक्षु रखते थे, इसलिए उन्हें जो हो रहा है उसका ही नहीं बल्कि जो होने जा रहा है उसका भी पहले से ही ज्ञान हो जाता था। मेरी आरंभ से ही ज्योतिष शास्त्र में रुचि रही है, यद्यपि जानता नहीं मैं, लेकिन रुचि जरूर रही है। सीखने का प्रयास करते रहा हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ पुराणों में जो पढ़ा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि अब पूर्णतः विज्ञान है। आचार्य लगत मुनि का वेदांग ज्योतिष संसार का सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। ज्योतिष का यह एक प्रकार से आधार ग्रंथ है। मूलतः यह काल विज्ञापक शास्त्र है। मैंने पहले भी कहा है कि वेद ही ज्योतिष के सबसे बड़े आधार हैं। चारों वेदों से पृथक पृथक ज्योतिष शास्त्र बने हैं। ऋग्वेद का ज्योतिष शास्त्र आर्क ज्योतिषम है, यजुर्वेद का याजुष ज्योतिषम तथा अथर्ववेद का ज्योतिष शास्त्र अथर्वण ज्योतिषम है। सामवेद का ज्योतिष शास्त्र अभी अप्राप्त है। यह महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष के इन वैदिक आधारों पर युगादि व्यवस्था, समय मापने के लिए पंचांग, सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के समान अन्य ग्रहों, नक्षत्रों का उदय और अस्त, ग्रहों की परिधि और उनकी मंद तीव्र गति इत्यादि अनेक जटिल उपविषय बने और इन पर निरंतर शोध से ज्योतिष के ज्ञान का विस्तार होता रहा। ज्योतिष के जो मूल तत्व वेदों में समाहित हैं उनका विस्तार पुराणों में भी हुआ है। विश्व धर्मोत्तर पुराण बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें चित्रसूत्रम नाम से पूरा एक अध्याय है जिसमें भारतीय कलाओं पर विशद जानकारी है। इसी तरह इसमें ज्योतिष का भी विशेष वर्णन हुआ है। इसके अलावा नारद पुराण का स्कंद ज्योतिष भी अत्यंत प्रसिद्ध है। गरुड़ पुराण में सूर्योदय शास्त्र एवं शकुन शास्त्र का निरूपण है। चंद्रमा की गति और ग्रहों की चाल की गणना भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत उस समय ही कर ली गई थी जब विश्व विज्ञान के आरंभिक दौर में था। विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले भारतीय वेदों और उपनिषदों में ज्योतिष शास्त्र के अनेक ऐसे रहस्य आज भी छुपे हुए हैं जो वास्तव में तथ्यों पर आधारित हैं और उनकी उपादेयता आज भी विद्यमान है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि ज्योतिष का जो प्रामाणिक ज्ञान है, वेदों पुराणों में इससे जुड़ा जो सार है उसे सहज सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। ज्योतिष में भी बहुत से स्तरों पर जब अनर्गल भविष्यवाणियों और तर्क से परे अपने आप को स्थापित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को देखता हूँ तो दुख होता है। मैं चाहता हूँ भारत की इस अनमोल धरोहर को आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इस ज्ञान का बृहद स्तर पर विकास हो। हमारे यहाँ तो शास्त्री ही नहीं, लोक जीवन में भी ज्योतिष व्याप्त रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आचार्य वाराहमिहिर और ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथों के जरिए जो ज्ञान हमें विरासत में मिला वही लोक जीवन में कहावतों के रूप में खाद ने
घर घर पहुंचाया है। घाघ ने तो अपने दोहों के माध्यम से भविष्यवाणियां की हैं। मौसम विज्ञान के बारे में तो अद्भुत जानकारी उनको। एक है दिन को बद्दर रात निबद्दर बहे पुरवैया झब्बर झब्बर कहें घाघ हम हो वियोगी कुआं खोदते धोइए तो। हमें उससे आकर कर लेते थे कि क्या होने वाला है, जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है। ले ले ऊपर चील जब बोले गली गली में पानी डोले। तो कई उनकी भविष्यवाणियां रही। घाघ की कहावतें आज भी हमारे यहाँ खेती और वर्षा के संबंध में अत्यंत सटीक मानी जाती है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व घाघ ने वर्षा और खेती आधारित भविष्यवाणियों का प्रवर्तन किया था। मैं ये मानता हूँ इस परिवर्तन का मूल वराहमिहिर और ज्योतिष के शास्त्रीय ग्रंथ ही रहे। खेती, नीति एवं स्वास्थ्य से जुड़ी कहावतों के साथ ही वर्षा और आचार विचार पर घाघ ने वेदों और वराहमिहिर की संहिता के आधार पर सुगम रूप में लोक भाषा में ज्योतिष का एक तरह से प्रसार ही किया है। मैं चाहता हूँ ज्योतिष का जो शास्त्र सम्मत गूढ़ ज्ञान है उसे इसी तरह सुगम करने के लिए अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। ज्योतिष माने ज्योति, वह आलोक जिससे जीवन को सुगम किया जा सकता है। आकाशीय पिंडों, नक्षत्र, ग्रह आदि से भी तो ज्योति आती है, परंतु हम सब उनका अध्ययन प्राय नहीं करते। यह अध्ययन केवल सौर मंडल तक ही सीमित रखते हैं। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से विचारें तो आकाशीय पिंडों का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ता है। मानव संसार पर भी इन नक्षत्रों एवं ग्रहों आदि का ही प्रभाव पड़ता है। आकाशीय पिंडों एवं मानव संसार में जो पारस्परिक संबंध हैं उसी के आलोक में ज्योतिष विज्ञान के विस्तार के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। ज्योतिष को ताराशितम ज्ञानम कहा गया है, अर्थात जो हमारे शुभाशुभ समय का ज्ञान कराएं वही ज्योतिष शास्त्र है। भारतीय पंचांगों में दिए गए प्रतिदिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सहित सूर्य व चंद्रग्रहण की घटनाएं उस देश और काल में निर्धारित समय पर होती हैं। यह इस बात का सूचक है कि ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा विरल ज्ञान है। इस ज्ञान से जुड़े विशद अध्ययन को प्रोत्साहित करने के साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि ज्योतिष से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जाए। बगैर प्रमाण, तर्क तथा गणना के जब ज्योतिष में कार्य होता है तो उसका अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसलिए मेरा आए विद्वानों से यह आग्रह है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी ज्योतिष ज्ञान ही हमारी इस महान धरोहर को प्राचीन वेद विज्ञान, खगोलीय ज्ञान से जोड़कर पूर्ण प्रमाण के आधार पर प्रसारित किया जाए। इसी से ज्योतिष विज्ञान के रूप में महती ज्ञान की संस्कृति रूप में जन जन तक पहुंच सकेगा। ज्योतिष के हमारे ज्ञान से जुड़ा आपका यह आयोजन महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं इसमें जो विशद विमर्श हो उसका दस्तावेजीकरण भी हो ताकि व्यापक जन तक ज्योतिष की भारतीय संस्कृति सप्रमाण पहुँचे। आप सभी विद्वज्जन राष्ट्र के उत्थान में सही सहभागी बनते हुए संस्कृत के प्रसारक बनेंगे, ऐसा विश्वास है। पाल बालाजी को नमन करते हुए मैं इस आयोजन के सूत्रधार अनिल व्यास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाषण समाप्त करने के पहले एक मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ और चाहूँगा कि उस पर जरा आप सब लोग विचार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा था और वाराणसी में था, तो मेरी आदत थी कि वाराणसी में रोज़ मैं सुबह दशाश्वमेध, जिसको राजेंद्र घाट कहते हैं, इस समय बहुत बढ़िया वहाँ आरती होती है, मैं स्नान करने जाया करता था गंगा जी में, और स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता था। तो वहाँ से विश्वनाथ गली बोली जाती है, तो उसके सामने फुटपाथ था। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे रहते थे जो न किसी से कुछ मांगते थे न कुछ करते थे, बैठे रहते थे नंगे बदन। एक बार मैं गया तो एक नंगे बदन
गौर वर्ण ऐसे बैठे हुए थे। मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने पूछा, महाराज जी आप कहाँ से आए हुए? बंगाली थे। अंग्रेजी में उन्होंने मुझे पूरा परिचय दिया। उस फुटपाथ पर रहने वाले के बारे में कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्यचकित में उस समय हुआ जब मुझे उन्होंने देखकर, केवल चेहरा को देखकर, मेरे पूरे परिवार के बारे में, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में, मैं किस क्लास में पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, और भविष्य में वर्ष के आधार पर क्या क्या हमारी स्थिति बनेगी आज तक उन्होंने पूरा वर्णन किया। मुझे लगा कि कोई चेहरा देखकर कोई पढ़ रहा है। मैं आश्चर्यचकित रहा और अभी तक आश्चर्यचकित। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो जो भी उन्होंने बताया, लगभग मैं कह सकता हूँ 90% वो घटित हुआ है। और उस समय मैं 19-20 वर्ष का रहा हूँगा, 18-19 वर्ष का। उस समय बताई हुई चीज़ आज तक वो लगभग उसी तरीके से उतर रही है। अब ये कैसे उन्होंने प्राप्त किया, इंस्टीट्यूशन से प्राप्त किया, कौन सी बात रही, चेहरे को देखकर उन्होंने क्या पढ़ा, कैसा रहा, एक शोध का विषय है। कि कई लोगों से हमने पूछा तो लोग कहे कि नहीं होता है, कभी कभी चेहरा लोग देख कर बताते हैं। लेकिन इस ढंग से वर्ष के अनुसार से सारी चीज़ों का वर्णन करना ये सामान्य बात मुझे नहीं लगती। ये शोध का विषय है, इसका भी, इन सारे विषयों का भी शोध करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। आप सब लोगों को जानकारी हो जाती है, क्योंकि आप सब लोगों को हर प्रकार की विद्या की जानकारी, चाहे खगोलीय ज्ञान हो, चाहे नक्षत्र विज्ञान हो, हर चीज़ की व्यवस्थित तौर पर जानकारी रहती है। और इसलिए इसके बारे में भी शोध कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सफलीभूत हो, यह शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।